नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सत्ता के रनवे पर शिवसेना के सांसद आज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मनचाही सीट नहीं मिली तो उन्होंने गिन गिन कर एक 60 साल की उम्र वाले स्टाफ को 25 बार अपनी सैंडल से पीट डाला। जवाब में अब एयर इंडिया ने सांसद महोदय पर 2 केस ठोक दिए हैं। से मारा है, जूता नहीं सैंडल ही से मेरे पास, उससे मारा ना। उसको उठा के फेंक रहा था नीचे में सीढ़ी के ऊपर से। वो सब लेडीज हॉस्टेस वो बोले सर जी जान दो, वो बच्चे वाला है। मैं बोला ओके, जाके बैठा मैं। अपनी दबंगई और बेहयाई का कैमरे पर बखान करते ये जनाब जनता के प्रतिनिधि हैं। नाम है रविंद्र गायकवाड़। उस्मानाबाद से शिवसेना के सांसद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्होंने जो कुछ किया वो खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। सांसद जी के मुताबिक उन्होंने बिजनेस क्लास की टिकट खरीदी थी, पर उन्हें इकोनॉमी क्लास की सीट दी गई। उनकी शिकायत पर जब कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया तो सांसद जी भड़क गए। पैरों की सैंडल हाथ में लेकर कर्मचारी पर पिल पड़े। तमाम यात्रियों और स्टाफ के सामने सांसद जी ने अपनी प्रतिभा का परिचय कैसे दिया, खुद सांसद जी से सुनिए। कर्मचारी ने सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन पार्टी ने अपने सांसद को पहले ही चरित्र प्रमाण any democratic person of any political party will encourage, and they always, any physical assault will always be condemned. घटना 23 मार्च यानी आज की ही है। एयर इंडिया ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ तक कि सांसद साहब ने यह भी कह दिया कि लोगों पर हाथ उठाने की ये संस्कृति उनको बाला साहेब ठाकरे, खुद बाला साहेब से मिली है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। राज्य में बदलावों का ऐलान करने वाले नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कल सचिवालय का दौरा करने के बाद आज मुख्यमंत्री हजरतगंज थाने पहुंच गए। लखनऊ के हजरतगंज थाने में ऐसी गहमागहमी शायद ही पहले कभी दिखी हो। सूबे के सूबेदार एकाएक थाने पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे हजरतगंज थाने पे हैं। यहाँ पे तमाम दफ्तर हैं पुलिस अधिकारियों के, इसलिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो हैं यहाँ हजरतगंज थाने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी थाने में घूम घूम कर देख रहे थे कि पुलिसकर्मी रहते कैसे हैं, सोते कहाँ हैं, महिला पुलिसकर्मियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सीओ दफ्तर में काम कैसे हो रहा है। तमाम आला अधिकारियों से बात करते हुए, दफ्तर का निरीक्षण करते हुए अब निकल रहे हैं कानून व्यवस्था, गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री जो है कोशिश है नकेल कसने की। अभी एक बार मुझे आगे चेक करने दीजिए। सीएम योगी आगे आगे, डीजीपी जावेद अहमद, आईजी सतीश गणेश और एसएसपी मंजुल सैनी पीछे पीछे। आधे घंटे तक सीएम आदित्यनाथ योगी यूं ही थाने में घूम घूम कर निरीक्षण करते रहे। उनके द्वारा जो थाने के सभी प्रमुख विंग्स होते हैं उसके प्रत्येक कक्ष में जाकर वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके साथ इंटरैक्शन किया गया और जो थाने की वर्किंग है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी गहराई से जानने का प्रयास किया, ताकि जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनको कैसे दूर की जा सकती हैं उसके बारे में उनके द्वारा विचार विमर्श भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थाने में बेहतर सहूलियतों के साथ साथ लोगों से बेहतर पुलिसिया व्यवहार पर भी चर्चा की। सीएम बाहर निकले तो एसएसपी और डीजीपी से सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की। वाहनों की स्थिति क्या है यहाँ पे, जो पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? थाने में 2 गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। लग जाएगा मुंह में। 16 चौकियां हैं। पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत है। वो दिन में कहाँ काम करेंगी, किधर जाएंगी, ये तो वो तय करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने साफ कर दिया है कि यह औचक निरीक्षण सिर्फ शुरुआत है। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा उत्तर प्रदेश की जनता के हित में
हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जब मुख्यमंत्री खुद ऑपरेशन सरप्राइज चेक पर बाहर निकल चुके थे तो बाकी के मंत्री भी आराम से दफ्तर में कैसे बैठते? कोई अगर साफ सफाई की शपथ दिला रहा था तो कोई और खुद हाथ में झाड़ू उठा करके सफाई में लगा था। नई सरकार के नए मंत्री और काम का पहला दिन, मीडिया कैमरे भी मौजूद तो खास तो होना ही था। मंत्रिमंडल के इकलौते मुस्लिम चेहरे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा सुबह सुबह हज कमेटी के दफ्तर के निरीक्षण पर पहुंचे तो दरो दीवार पर पिछली सरकार के निशान देखते ही भड़क गए। आपको पता है सरकार किसकी है? तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? हटाने का आदेश क्या आएगा? सरकार किसकी है? आप ये बताइए ना, सरकार किसकी है? ये तो आपको देखना है। नेम प्लेट तक नहीं, नेम प्लेट अभी चेंज नहीं है भाई, वही लगी है। आप फोटो देखिए सामने। आप ऐसी व्यवस्था आपको करना चाहिए। ये क्या सब आप देखिए ना, ये क्या है? आपने पिछले मंत्री की फोटो लगा रखी थी, पिछले मंत्री का और मुख्यमंत्री का लगा रखा है। आप उन्हीं के प्यार में ही डूबे हुए हैं। अरे भाई, इनके भी प्यार में रहिए ना। प्रधानमंत्री ने आपका कोटा बढ़ाया, इसके बारे में आपने ना कोई कभी एक ज्ञापन दिया और ना एक एडवर्टीजमेंट दिया होगा। जल संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी पहले दिन अपने दफ्तर पहुंचे तो हालत देखकर खुद ही हाथों में झाड़ू उठा ली। जी, आप निरीक्षण के लिए आए हैं तो काफी अब आप हाल है। बहुत बुरा हाल है और इसीलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि सफाई अभियान आज से शुरुआत हो गई। जो हमने कहा ना कि 15 सालों के अंदर जो नहीं दिखा है वो 15 दिनों के अंदर दिखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा। नई सरकार के तेवरों से कर्मचारियों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तक साफ हो जाएगा ये? बस 2-3 घंटे में हो जाएगी सफाई सब। इतने दिन से गंदा क्यों पड़ा हुआ? अब कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, रिकॉर्ड रूम था, ताला लगा रहता है इसमें, इस वजह से। सबसे पहले मैं स्वयं से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पहले ही अपने मंत्रालय के कर्मचारियों को ईमानदारी और साफ सफाई की शपथ दिलाई, तब काम शुरू किया। गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी पहले दिन अपने मातहतों को साफ सफाई और सादगी का ही सबक दिया। कोई रंगाई चुनाई, कोई फर्नीचर की जरूरत नहीं, किसी को सफा करा दीजिए, केवल सफाई, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसा है वैसा रहे, लेकिन साफ सुथरा रहे। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सतीश महाना ने भी दफ्तर में कर्मचारियों को ईमानदारी और सफाई की शपथ दिलाकर पहले दिन का श्री गणेश किया। पिछले मंत्री की फोटो लगा रखी थी, पिछले मंत्री का। मंत्रियों के पहले दिन का अंदाज बता रहा है कि पुराने कर्मचारियों को नई सरकार की ताल से ताल मिलाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अगर सारे सरकारी बाबुओं को साफ सफाई की शपथ दिलाई जा रही है तो वहां उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अच्छे आचरण का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है, खास तौर पर मंचलों को, क्योंकि यूपी में एंटी रोमियो अभियान चौथे दिन भी जारी रहा। जहां एंटी रोमियो स्क्वाड अब तक नहीं पहुंच चुका है, वहां लड़कियां मांग कर रही हैं कि जल्द कार्रवाई हो। छिड़ा हुआ है, लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सड़क छाप रोमियो बेखौफ हैं। इन्हें न तो किसी स्क्वाड का डर है, न ही सरकार का। बाइक पर ट्रिपल सवारी करके गर्ल्स स्कूल के चक्कर काटने हैं तो काटने हैं। लड़कियां परेशान हैं कि उनके इलाके में योगी सरकार का एंटी रोमियो स्क्वाड कब काम करेगा। आते जाते में कहीं भी कुछ सामान की जरूरत पड़ती है तो बाहर निकलना पड़ता है, उस चीज के लिए जाते हैं तो कमेंट तो बहुत पास होते हैं। हमें ज्यादा बदतमीजी हो रही है रोडों पर, मतलब बहुत, बिल्कुल भी इसको रोका नहीं जा रहा है। हमारी दरख्वास्त ये है कि ये जल्द से जल्द रोका जाए। लेकिन ये रियायत हर जगह नहीं है। गर्ल्स कॉलेज के बाहर उठक बैठक लगाते ये लड़के एंटी रोमियो स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए। बाइक सवार ये लड़के जब गर्ल्स कॉलेज के बाहर अपनी मौजूदगी को लेकर कोई पुख्ता वजह नहीं बता पाए तो कान पकड़ने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऐसी ही तस्वीर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर दिख रही है।
लड़कियां इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं। जब से ये स्कॉट चला है रोमियो का, तो फिलहाल बहुत ही मतलब कम लड़के यहाँ पे खड़े होते हैं और काफ़ी हद तक जो है वो इसमें प्रोसेस हो रहा है। हाँ, ये चीज़ ठीक है कि उनको पनिशमेंट दी जाती है। ये ठीक भी नहीं है कि और माहौल भी बिगड़ता है इससे, मतलब और पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन योगी सरकार का ये तरीका विपक्षियों को रास नहीं आ रहा। यूपी में जारी इस मुहिम पर आज लोकसभा में हंगामा मच गया। हालांकि कुछ इलाकों से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि पार्क में बैठे या यूं ही घूम फिर रहे लड़कों को भी एंटी रोमियो धरपकड़ के नाम पर उठा लिया गया। मेरठ से आशुतोष मिश्रा, शामली से शरद मलिक और गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एंटी रोमियो स्क्वाड की गहमा गहमी के साथ साथ नवाबों के शहर लखनऊ की आबोहवा में इन दिनों सिर्फ टुंडे कबाब की चर्चा भी खूब गूंज रही है। लजीज जायके के लिए मशहूर मुगलई सल्तनत की ये विरासत अब आखिरी सांसें गिन रही है। बूचड़ खानों पर सख्ती के बाद लखनऊ के टुंडे कबाब का जायका भी हल्का सा बिगड़ गया है। निजाम बदला तो टुंडे कबाब का जायका भी बदल गया। धीमी आंच पर सिकते कबाब का करीब 100 साल का इतिहास बदल गया। लखनऊ के जिस चौक पर टुंडे कबाब की खुशबू लोगों को खींच कर लाती थी, वहां अब दुकानदार मटन और चिकन के कबाब बनाने को मजबूर हैं। सरकार के सख्त आदेश के बाद बूचड़ खाने बंद होने शुरू हुए तो साइड इफेक्ट लखनऊ की इन गलियों में देखने को मिल रहा है। बरसों से टुंडे कबाब बनाने वाले रईस अहमद कहते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आगे काम कैसे करेंगे। बस अब देखिए, ये मटन और चिकन बेच रहे हैं, अगर हमको बफलो मीट कम मिलेगा तो वही फिर हम उसी तरह बेचेंगे। मुगलिया जायके की पहचान लखनऊ के टुंडे कबाब की पूरी दुनिया में शान है। या यूं कहें कि जायके की दुनिया में लखनऊ के टुंडे कबाब का जवाब नहीं। 160 मसालों से तैयार होने वाले नरम मखमली टुंडे कबाब मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, लेकिन अब ये जायके की जंग लड़ रहे हैं। 10% दुकानदारी रह गई है, 90% घट गई है, अब कोई आ ही नहीं रहा है। कबाबों की फहरिस्त में टुंडे कबाब का नाम अदब से लिया जाता है। जितना लजीज ये कबाब है, उतना ही पुराना इतिहास। लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला खान कबाब के बड़े शौकीन थे। ढलती उम्र में नवाब साहब के जब दांत कमजोर हो गए तो उन्होंने ऐसे कबाब बनाने की फरमाइश की जो मुंह में घुल जाएं। उस समय के सबसे बेहतरीन खानसा में हाजी मुराद अली का एक हाथ छत से गिरने की वजह से टूट गया था। ऐसे में हाजी मुराद अली ने एक हाथ से ही मीट को कूटना शुरू किया और ऐसा पेस्ट बनाया कि मुलायम होने के साथ साथ वो जायकेदार भी था। जब नवाब साहब ने जायका खाया तो खानसामे का नाम पूछा तो जवाब में कहा गया कि ये टुंडे कबाब हैं, क्योंकि इसे बनाने वाले का एक ही हाथ है। हाजी मुराद अली के बेटे ने 1905 में लखनऊ में टुंडे कबाब की दुकान शुरू की। यही टुंडे कबाब लखनऊ के जायके का ब्रांड बन गया। टुंडे कबाब के शौकीन अब दिल खोलकर पता नहीं कब कह पाएंगे कि जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। अयोध्या मसले पर आज तक की पहल पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर की प्रतिक्रिया आई है। आज तक से खास बातचीत में अहीर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेगी। गौरतलब है कि अयोध्या में आज तक की पहल पर मंदिर विवाद से जुड़े दोनों पक्षों ने कहा था कि केंद्र सरकार को दोनों पक्ष से अलग अलग बातचीत करनी चाहिए। राम मंदिर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी। हंसराज जी, जो दोनों पक्षकार हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को आगे आके बातचीत करनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, दोनों पक्षकार अलग अलग जगह बैठने वाले लोग बैठते हैं। कुछ लोगों ने कहा जरूर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिया है ये हम उसका स्वागत करते हैं, आज भी स्वागत करेंगे। और हम चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। दोनों पक्ष एक साथ बैठ के निर्णय ले सकते हैं, हम आशा रखते हैं, आशावादी है इस मामले में। केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? उन्होंने कहा केंद्र सरकार को बातचीत करनी चाहिए आगे बढ़कर। कुछ लोगों ने कहा है, सब लोगों ने नहीं कहा है। जब मौका आएगा तो केंद्र सरकार उस पर सोचेगी, बात क्यों नहीं करेगी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है देश में शांति रहे और आपसी तालमेल बना रहे। एक बहुत बड़ा इशू है, बरसों से पेंडिंग प्रॉब्लम भी चल रहा है। इसका अगर निर्णय होने में अगर केंद्र सरकार की भूमिका को निभानी है तो केंद्र सरकार वक्त पाने पर निभा। वक्त एक और ब्रेक का, बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।